एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवीज़, वेब सीरीज़ के ज़रिए साइंस का डिस्कशन, साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। कड़ा And that's your biggest worry? Yes, any kind of virus, but most probably something similar to influenza. वाली सीरीज़ का नाम है द लास्ट ऑफ अस और इसके अंदर में डिस्कशन चल रहा है कि दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी, बैक्टीरिया से मरेगी, वायरस से मरेगी, कैसे मरेगी। बात हो रही है 1968 के अंदर में। सीरीज़ है लेकिन हम डिस्कस करेंगे साइंस इसके ज़रिए। Because of air travel. Through the air, coughing. I'm sorry, I meant people on planes. That was something you described in your book. Yes, a new virus in Madagascar, say, could be in Chicago within a matter of weeks. पहले वायरसेस के लिए ट्रैवल करना उतना ज़्यादा आसान तो रहता नहीं था या किसी भी चीज़ के लिए। अभी कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन किसी व्यक्ति विशेष को होता है तो वो एयर ट्रैवल के ज़रिए बहुत जल्दी, बहुत कम समय में एक देश से दूसरे देश में जा सकता है और अगर उसका उस वायरस की इन्नेट कैपेसिटी इतनी है कि वो जल्दी-जल्दी एक दूसरे व्यक्ति में कूद सकता है, तो फिर वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जिनकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कूदने की क्षमता अच्छी होती है, उसको प्रति व्यक्ति मारने की जो दर होती है, मतलब कि प्रति 1000 व्यक्ति या प्रति लाख व्यक्ति मारने की जो दर होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। और जो व्यक्ति को बहुत जल्दी मार पाता है, वो फैल नहीं पाता। लॉजिकल भी तो है ना, मतलब कि अगर आप मेरे को कोई चीज़ पर्टिकुलर इन्फेक्ट की और मैं जैसे ही आज दोपहर को मेरे को इन्फेक्शन हुआ है, शाम तक मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ। अब मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ घर से, अब जब घर से नहीं निकलूँगा तो लोगों को भी क्या बीमार करूँगा। लेकिन वो चीज़ जो लोगों के घुस जाए शरीर में और व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है, वो जा रहा है, घूम रहा है, इधर-उधर थूक रहा है, हाथ-वाथ लगा रहा है, उसका बस ज़्यादा-ज़्यादा थोड़ा-सा टेस्ट-वेस्ट चला गया है, जैसे कोरोना वायरस में चला गया, तो अब ये फैलाएगा ज़्यादा और कंपैरेटिवली इबोला जैसे एग्ज़ाम्पल लो, इबोला और कोरोना वायरस, तो इबोला में लोग मरने की दर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी, फैलेगा उतनी तेज़ी से नहीं, उसका ऑपोज़िट होगा कोरोना वायरस में और फैलेगा बहुत तेज़ी से लेकिन मारने की दर कंपैरेटिवली कम होगी, फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है उसने, ठीक है? And we end up with a global pandemic. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. यहाँ पर हम 3 वर्ड जो है समझ सकते हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। पैंडेमिक सब लोगों को पता है, अब तो कोरोना वायरस की वजह से सब लोगों ने स्वाद चख लिया है, तो सब लोगों को मालूम है कि बहुत बड़े स्तर पर अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ इस तरीके से फैल जाए, तो उसको आप पैंडेमिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एपिडेमिक को डाल दीजिए कि महामारी तो है लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे है, फैल नहीं रही है, पूरे विश्व तक नहीं फैली है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं फैली, एक पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड है और उसके जब वहाँ पर केस बढ़ने लगते हैं तो उसको हम एपिडेमिक के कैटेगरी में डाल देते हैं। और एंडेमिक होता है कि किसी खास जगह पर वो पर्टिकुलर बीमारी मिलती है, मतलब जैसे मानते हैं कि ट्रॉपिकल जगह जो होती हैं वहाँ पर मलेरिया जो है वो मिलता है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एंडेमिक का। And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. No. No? No. All right, well, that's our show. तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूमन एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को किस तरीके से समाज में पॉपुलेशन में फैलती है, उसका पैटर्न क्या है, इन सब पर्टिकुलर चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं। No, mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die as in an actual war, but in the end we always win. तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूमन कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है कि नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर वायरस डिजीज़ इंसानों को ख़त्म कर देगी, इसका इतना कोई मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और इतिहास में पहले भी बहुत बार ये हरकतें हुई हैं, चाहे वो 1918 वाली हरकत हो, चाहे और भी बहुत बार ऐसी हरकतें हुई हैं, स्पेनिश फ्लू ये वो, लेकिन हमेशा इंसान बच गए। और मुझे वायरस वाली जो चीज़ है वो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा नहीं करती है, तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी। But just to be clear, you do think microorganisms pose a threat? Or in the most dire terms. Bacteria? No. अगर पूछते हैं उनसे सवाल कि अच्छा आपको लगता नहीं कि वायरस से इतना नुकसान होगा, तो मेरे को लगता है कि शायद आप बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट बोल देते नहीं। और लॉजिकल भी है क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दवाई बनाना इस बात पे निर्भर करता है कि भाई मैं जो भी बनाऊं वो मुझे नुकसान ना करे क्योंकि मैं खाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर में जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी चीज़ मेरे अंदर मुझे नुकसान कर रही है उसको नुकसान करे जा करके। अब इसके बाद में भी ये बात निहित है कि उस चीज़ के लिए दवाई बनाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है जो कि मेरे जैसा नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया। लेकिन जैसे जैसे मैं हायरार्की में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता चला जाता हूँ, वैसे वैसे मुझे पता चलता है कि मेरे लिए बाकी पर्टिकुलर चीज़ें जैसे कि फ़ंगस के लिए दवाई बनाना मुश्किल है, क्योंकि फ़ंगस एक बहुत हद तक मेरे जैसा है। इसका आम ज़िंदगी में एग्ज़ाम्पल यही है कि जब आप मशरूम बनाते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि इसका स्वाद टिंडे, लौकी, तोरई जैसा है, आप कहते हैं इसका मीठी टेस्ट है।
वो जो मीटी टेस्ट है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो एनिमल जैसा है, और इसलिए फंगस के लिए दवाई बना पाना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। You like saying no? Yes. Not bacteria, not viruses. So, Fungus. Yes, that's the usual response. और सही भी है ना, मतलब कि पॉपुलेशन का ऑडियंस का ऐसा रिस्पॉन्स आना लाजमी था। यार जो चीज़ तुम डेली खा रहे हो और एज अ फूड खा रहे हो, तुमको नहीं लगता कि ये मेरे को तंग करेगा, लेकिन जो आप खा रहे हैं फूड वो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं मैं कि वो जो मशरूम आपको नज़र आता है वो केवल उसका जननांग है। वो ज़्यादातर जो फंगस होते हैं वो धागे की फॉर्म में रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं, और भी बहुत जगह रहते हैं। लेकिन जो आप फंगस ज़मीन से आपने देखा इतना सा ऊपर उसका खुम भी निकला हुआ था, जो मशरूम वाला पार्ट जिसको आप मशरूम कहते हैं, वो जो निकला हुआ था वो कुछ और नहीं है, वो उसका एक छतरी है। छतरी के नीचे कट्स लगे होते हैं जिसको गिल्स बोलते हैं, जिसके अंदर में आपके स्पोर्स हैं। वो वहाँ से वो उसका रिप्रोडक्शन के लिए वो उसका ऑर्गन है जो कि बस निकला हुआ है। इट मे ऑल्सो लुक लाइक पीनस, बट उसका केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि 5 से 10% है। 90% जो असल में फंगस है वो ज़मीन के अंदर ही था। और लोग जब उसको खाते हैं तो बिल्कुल लॉजिकल है कि ये वाला रिस्पॉन्स आना कि अरे ये इसको तो मैं डेली खाता हूँ, ये मेरे को नुकसान करेगा, या पूरे वर्ल्ड में इतना नुकसान करेगा कि दुनिया ख़त्म हो जाए। मुश्किल है। Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise because there are some fungi who seek not to kill but to control. Let me ask you, where do we get LSD from? where do you get it from? तो साइंटिस्ट साहब एक ख़ास नज़रिया पेश कर रहे हैं कि अक्सर बाकी ऑर्गेनिज्म आपको जल्दी मार देंगे एज़ कम्पेयर टू फंगस। फंगस आपको ज़िंदा रखता है और इस तरीके से ज़िंदा रखता है कि आपसे वो न्यूट्रिशन भी लेता रहे और ख़ुद को धीरे धीरे बड़ा भी करता रहे। वैसे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता है कि आप मरें ये तो फैक्ट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ छोड़ करके जाए। अब उसके तहत अगर व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि ये सोच नहीं सकता है, ये एंथ्रोपोजेनिक तरीका है जो साइंटिस्ट भाई साहब बोल रहे हैं कि फंगस ये करता है या सोचता है, ये बड़ा इंसानी सोचने का तरीका है। दे आर नॉट थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इस तरीके से वो लोग नहीं सोचते हैं। तो चाहता तो कोई भी नहीं, चाहते तो हर व्यक्ति यही है कि हर ऑर्गेनिज्म यही है कि उसको खाना मिलता रहे बढ़िया तरीके से, और वो अपनी स्पीशीज़ बढ़ाता रहे, अपने जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता रहे। तो यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे कि किस तरीके से हमारे पास कितने काउंटलेस एग्जांपल मौजूद हैं जिसके अंदर में जो फंगस है वो आपके ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उनके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो वायरल वाले पैंडेमिक का समर्थन कर रहा था। मैं उसका भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से, बिल्कुल सेम एग्जांपल जो अभी सर फंगस के लिए देंगे कि फंगस कंट्रोल कर लेता है, उसी तरीके से वायरसेस भी लाइक दे डू कंट्रोल एज वेल आवर बिहेवियर। It comes from ergot, a fungus. Psilocybin, also a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे साइलोसाइलिबिन या एलएसडी वगैरह हमें फंगस से मिलता है, ओके फाइन, और ये चीज़ें इंसान के केवल वायरस तो हमें केवल बीमार करते हैं, और ये जो फंगस है वो हमारे जहन पर कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, जो कि ठीक है, ओके, मतलब वायरसेस में भी वो एग्जांपल मिल जाएंगे हमें। मतलब जो मेरा इसके रिंग वर्म होता है अगर, तो रिंग वर्म जो कि फंगस से हो रहा है, बट वो मेरा दिमाग नहीं कंट्रोल कर रहा है इतना। लेकिन अगर मेरे पास एग्जांपल है किसका, रेबीज़ का जो वायरस है, वो रेबीज़ का वायरस असल में क्या कर रहा है कि आपके न्यूरॉन पर ही अटैक करता है, एक्ट करता है, और आपके बिहेवियर्स में चेंज लेकर के आता है। आपको अब हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, अब आपको पानी से डर लगने लगेगा। तो ये भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वायरसेस जो फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक फंगस स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है आपको आपके बिहेवियर को अल्टर करने के लिए। सर जो एग्जांपल देते हैं वो वही वाला एग्जांपल है कि किस तरीके से फंगस जो है वो एक स्पोर की फॉर्म में आया और कीड़ों के, चींटी के, इंसेक्ट्स के अंदर में घुस जाता है, और फिर वो उसके पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है, उसके न्यूरॉन को हैक कर लेता है। अभी ये जो चींटी अपने कबीले में घूम रही थी, वो चींटी अपने कबीले को छोड़ करके दूर निकल जाती है, चलती जाती है, इतना दूर निकल जाती है, फिर किसी पेड़ पे चढ़ने लगती है, कोई खाती नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया उस फंगस ने। ऊपर जाती किसी पेड़ के पत्ते की जो सबसे नीचे का हिस्सा है पेटियोल, उसको पूरे जान लगा के पकड़ती है और वहीं की वहीं मर जाती है।
उसको फंगस खाता रहता है, एक वक्त आता है उसका सर फाड़ करके फ्रूटिंग बॉडी बाहर निकलती है, वही मशरूम टाइप का चीज़ बाहर निकलती है और फिर से अपने वो सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो रिलीज़ कर देता है, फिर से ये जो फंगस है किसी को किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को पागल करने के लिए चल पड़ा है। लेकिन ये सेम एग्जांपल हमारे पास अलग अलग वायरसेस के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो यहाँ पर बगल वाले साइंटिस्ट ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते थे मगर क्योंकि सीरीज़ है फंगस के बारे में कि फंगस दुनिया पर मतलब एक्ट कर दी और दुनिया फंगस की वजह चपेट में आ गई है, जो आपका डिस्टोपियन फ्यूचर है वो फंगस की वजह से आया है। तो लॉजिकल है कि यही बताना था उन्हें अपने सीरीज़ के प्रमाइस के अंदर में शुरुआती, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट शुरुआत किसी भी पर्टिकुलर सीरीज़ की एक साइंस के स्टूडेंट की नज़र से ऑफ कोर्स। There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. The fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. होते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं होता है, मतलब हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। इंसेक्ट के अंदर में आपने देखा होगा उसके सेगमेंट्स होते हैं, जितने भी कॉकरोच ले लो, एंट ले लो, वो हमेशा सेगमेंट के अंदर में इस तरीके से नज़र आते हैं हमें। और जितना बेहतरीन तरीके से हमारा सर के अंदर में ब्रेन रखा हुआ है उतना अच्छा सा उनका नहीं होता। उनके हर सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं और होती भी हैं, मतलब कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ही स्पायरिकल से एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में मौजूद हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में अलग अलग जगह फैला हुआ है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। कॉकरोच के हर एक सेगमेंट के अंदर में उसका एक पंप सा होता है जो पंप करता रहता है फ्लूइड को। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक की तरह नहीं है, बट ठीक है, मतलब अल्टीमेटली वो जो एक्ट करेगा वो उसके न्यूरॉन्स वगैरह के ज़रिए ही उसकी विल को ऑल्टर कर सकता है। उसको लगेगा कि वो ये काम कर रहा है, उसको लगेगा कि मैं चाह रहा हूँ ये काम मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन वो हमारे फंगस भाई साहब करा रहे होते हैं। तो सोचिए हमारी ज़िंदगी में कितने काम है जो कि हमारा माइक्रोबायोम, जिसमें हमारा फंगस हमारे पेट के अंदर में है, हमारा फंगस, हमारा बैक्टीरिया, हमारे वायरसेस कितने हैं जो हमारा मूड ऑल्टर कर रहा है। और क्योंकि अगर एक नॉर्मल एग्जांपल भी मैं लूँ दारू का, तो दारू किस तरीके से एक मॉलिक्यूल ही है जो जा कर के मेरे ब्रेन में अगर किसी तरीके से एक काम करती है तो मेरे जो मैंने अपने आप को रोक रखा होता है चीज़ों को, वो व्यक्ति बकैती करने लगता है, बोलने लगता है फालतू। तो वो मॉलिक्यूल ही है ना जिसने आपसे वो हरकत करवाई, उसका योगदान है। उसी तरीके से ये जो फंगस वायरस चीज़ें हैं ये भी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं जो हम वो काम नहीं करते उनकी एब्सेंस में, लेकिन हम कुछ काम करने लगते हैं। तो क्या कितने काम हैं जो कि हम इस माइक्रोबायोम की वजह से कर रहे हैं। हाँ। And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो बाकी बैक्टीरिया को उसके ऊपर आने नहीं देता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि एक बंदा था, साइंटिस्ट थे, अपनी लैब के अंदर में जहाँ वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वहाँ पे एक फंगस ग्रो होने लगा। देखा कि उस फंगस के आसपास एक रिंग बन गई है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, और फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट था उसको आइसोलेट किया गया, धीरे धीरे चीज़ बनाया गया, और वंडर ड्रग जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई और जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन ही वो दो चीज़ें हैं जिससे हमने बहुत 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 ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल तो बता रहे हैं सर कि किस तरीके से वो फंगस किसी दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा और ख़ुद ही उसका कंट्रोल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे रखेगा ताकि वो उसको अपनी मर्ज़ी से ड्राइव कर सके, विच इज़ अ सबसेट के बहुत सबसेट है सोचने का नज़रिया, क्योंकि ये सेम चीज़ बाकी ऑर्गेनिज्म भी कर रहे थे। लेकिन ठीक है, वो लोग सोच नहीं सकते हैं सर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फंगस हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो जिस तरीके से हम सोचते हैं एंथ्रोपोजेनिक तरीका, उस तरीके से नहीं सोच सकते। दे आर वर्किंग ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स कि कैसे भी करके बच्चे पैदा करने, और ये बात भी वो नहीं सोच सकते हैं। Dr. Schoenheis, you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer?
यहाँ सबसे खतरनाक बात है इस पर्टिकुलर वीडियो की कि वो कहते हैं कि वायरल वाले साइंटिस्ट बोलते हैं कि भैया ये कहाँ जिंदा रहता है फंगस ज़्यादा टेम्परेचर में। बोले ठीक सही बात है, लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगे और उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ जाए फंगस के ऊपर कि अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा रहना होगा, और हम लोग एक्चुअल में हमारा जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है वो 30 नहीं है, 40 नहीं है, 37 क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर में हम फंगस से ही चाह रहे थे प्रोटेक्शन। तो हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो हायर टेम्परेचर पे बैक्टीरिया फंगस जो है वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर बनाए रखने पे बॉडी का एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो तुमको अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बचाना है और फंगस से प्रोटेक्शन भी लेना है। तो करते कराते 37 पे बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा था कि ज़्यादा एटीपी भी नहीं लग रहे थे, एनर्जी भी नहीं ज़्यादा वेस्ट हो रही थी और ज़्यादातर फंगस से प्रोटेक्शन भी मिल जा रहा था। लेकिन हम एक्चुअल में आज देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कुछ फंगस अब इसका एक रेडियो लैब का एक एपिसोड है फंगस अमंगस, वो अमंग अस को उन्होंने अमंगस कर दिया, फंगस अमंगस, जिसके अंदर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल्स में बहुत कम समय के अंदर में एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जिसका कि अल्टीमेटली रीज़न निकाला गया कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने की वजह से इस तरीके के फंगस आ रहे हैं जो हाई टेम्परेचर में अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, और अब ये वाले फंगस इंसान पे अटैक कर सकते हैं। क्योंकि पंगा ये है कि जो लोग अर्बन पॉपुलेशन है, जो लोग एसी में रहते हैं, उनका बेसल टेम्परेचर नीचे जा रहा है, फंगस ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकता है तो जाना बढ़ेंगे। और अब कोई फंगस ऐसा आ सकता है, और अब की बार आया तो वायरस के लिए जितना आसान है कंपैरेटिवली, या बैक्टीरिया के लिए जितना आसान है ड्रग्स बनाना, फंगस के लिए उतना ही मुश्किल है। Now, there is reason to evolve. One gene mutates, and an Ascomycetia, Candida, ergot, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर पाएँ ताकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूँ, तो बहुत सारे तरीके हैं। बायशाला ऐप है, गूगल पे है, यूट्यूब का ज्वाइन बटन है, आप कैसे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।